ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में रजिस्ट्रेशन पेज के लिए कोडिंग किया था और कोडिंग करने के बाद हमने TBL यूजर्स टेबल में हमने हमारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे, राइट? और उसके बाद हमने लेक्चर एंड किया था, मतलब हमने टेबल में नहीं देखा था रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, हम टेबल्स ओपन करते हैं सर्वर एक्सप्लोरर में। अब आपको यहाँ तक इतने लेक्चर्स हमने किए हैं, तो मतलब अब आपको पता है कि आपको वेबसाइट कैसे ओपन करनी है विजुअल स्टूडियो में। फिर डेटाबेस के ऊपर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में डबल क्लिक करोगे तो सर्वर एक्सप्लोरर में वो डेटाबेस लोड होगी, उसके अंदर टेबल्स का ऑप्शन होगा और वो टेबल्स के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स मिलेंगे जो आपने अपनी वेबसाइट में क्रिएट किए हैं, राइट? सो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे हमने TBL यूजर्स टेबल लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और हम रिकॉर्ड्स देखते हैं कि हमने दो यूजर क्रिएट किए थे, एक फैकल्टी था और दूसरा स्टूडेंट था। वो टेबल में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो यार, राइट? सो दिस यहाँ पे ऐड हो गया है और एंड सेकंड वॉज टू हो गया है, राइट? और ये सारी फील्ड्स जो हमने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो हॉबीज सिलेक्ट की थी, फर्स्ट यूजर के लिए डांसिंग और रीडिंग और सेकंड यूजर के लिए रीडिंग एंड स्विमिंग, वो भी कॉन्केटिनेट होके यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर दैट हमने जो यूजर टाइप सिलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट में, दैट इज फैकल्टी एंड स्टूडेंट, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो ये हमारे रिकॉर्ड्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर हमने इंसर्ट किए थे, राइट? ओके, अब रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर एक और बटन हमने रखा था और वो बटन कौन सा था? रिसेट का बटन था, राइट? और उसका कोडिंग अभी बाकी था। सो लेट्स डू वन थिंग, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे उसकी क्लिक इवेंट आएगी और क्लिक इवेंट के अंदर हमें ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम ये रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जितनी भी फील्ड्स है, जितने भी कंट्रोल्स है, उसको डिफॉल्ट वैल्यू से हम सेट कर पाए। मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो हम उसको एम्प्टी कर पाए, अगर यूजर टाइप है तो उसको हम एडमिन से सेट कर पाए, राइट? ये सारी चीजें हम रिसेट बटन के ऊपर करेंगे। सो लेट्स डू वन थिंग, रिसेट बटन की क्लिक इवेंट पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फील्ड कौन सी थी? इट वाज txt नेम, txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम कैसे फील्ड को एम्प्टी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट वाज txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट is equal to empty double quotation. Then it was txt age dot text is equal to empty double quotation. Txt bdate dot text is equal to empty double quotation. Then txt cpwd dot text is equal to empty double quotation. Txt mobile number, email dot text is equal to empty double quotation. Txt mobile number dot text is equal to empty double quotation. After that it is txt pwd, that is for password, dot text is equal to empty double quotation. Txt username dot text again is equal to empty double quotation. And I think सारे text box आ गए यहाँ पे. Yes. So let's do one thing. Our drop down list name was DDL user type dot selected index is equal to 0. मतलब 0 इंडेक्स किसके लिए होगा? ऑब्वियसली हमने 3 आइटम्स ऐड की है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, दैट इज एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट। अगर आप एडमिन के सामने देखोगे तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स के एडमिन की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0। सो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी। बाय डिफॉल्ट मैंने ये सारी जो भी फील्ड्स है हमारे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज एम्प्टी से सेट कर दी है, राइट? लेट्स डू वन थिंग, हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। ऑलराइट, एज यू आर एबल टू सी हमारा इंडेक्स पेज ब्राउजर में लोड हो गया है। रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे सो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन पेज लोड होगा,
ऑलराइट, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज लोड हो गया है। अब यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिखती हूँ बिकॉज वी जस्ट नीड टू चेक कि रिसेट बटन प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता है, राइट। मैं कंफर्म पासवर्ड में लिखती हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने कुछ भी लिखा, राइट। ऑलराइट, इसको सेम कर देते हैं वरना ये वैलिडेशन हमें आगे प्रोसीड नहीं करना देगा, राइट। मैंने इतनी फील्ड्स यहाँ पे दी हुई है, दैट इज नेम, एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है, मैंने इतनी फील्ड्स दी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड्स की वैल्यू मैंने गलत दी है, सो ऑब्वियसली मैं रिसेट बटन पे क्लिक करूंगी, राइट। जैसे ही मैंने रिसेट बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि फील्ड्स तो एम्प्टी नहीं हुई, लेकिन ये जो वैलिडेशन है, दैट इज यूजर नेम वाज द रिक्वायर्ड फील्ड, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली सबमिट बटन के ऊपर अगर वैलिडेशन एग्जीक्यूट होते हैं देन इट इज वेल एंड गुड, लेकिन रिसेट बटन के ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए, बिकॉज रिसेट बटन इज जस्ट यूज टू सेट ऑल द फील्ड्स टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। सो उसके लिए वैलिडेशन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने रिसेट बटन पे क्लिक किया, हमारी जो यूजर नेम की फील्ड थी उसके अंदर हमने वैलिडेशन रखा था, दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मीन्स दैट फील्ड इज कंपल्सरी। सो मुझे वो यहाँ पे वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ व्हाट, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे रिसेट बटन के ऊपर ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं रिसेट बटन पे क्लिक करती हूँ तो उसके ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसेट बटन के ऊपर मुझे ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से जब भी मैं रिसेट बटन पे क्लिक करूंगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। सो फॉर दैट पर्पस रजिस्ट्रेशन पेज के डिजाइन में आई विल सेलेक्ट रिसेट बटन। रिसेट बटन को सिलेक्ट करने के बाद आई विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टी विंडो, और प्रॉपर्टी विंडो में यू विल एबल टू सी द प्रॉपर्टी दैट इज कॉजेज वैलिडेशन। अगेन आई रिपीट, रिसेट बटन की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉजेज वैलिडेशन। बाय डिफॉल्ट कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू है। इट मीन्स जब भी हम रिसेट बटन पे क्लिक करेंगे ये वैलिडेशन एग्जीक्यूट होंगे, और मुझे रिसेट बटन के ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, सो मैं ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आई विल मेक इट फॉल्स। अगेन आई रिपीट, मैंने कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे बहुत सारे ऐसे बटन्स होंगे जिसके ऊपर आपको वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं करने हैं। सो ASP.NET में अगर आपको ये करना है कि आपको वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं करने हैं, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट द रिसेट बटन, प्रॉपर्टी विंडो में जाना है, विद इन प्रॉपर्टी विंडो यू विल गेट द प्रॉपर्टी दैट इज कॉजेज वैलिडेशन, और कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को आपको फॉल्स सेट करना है, राइट। आप ऐसा नहीं करोगे तो रिसेट बटन या ऐसा कोई भी बटन होगा जिसके ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होने चाहिए, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट वो वैलिडेशंस एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हमने कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी फॉल्स सेट की, अब हम फिर से रन करके देखते हैं। मैंने वेबसाइट रन की, इंडेक्स पेज ब्राउजर में लोड होगा। आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक, राइट। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक किया, ऑब्वियसली हमारा रजिस्ट्रेशन पेज लोड हुआ। अब मैं थोड़ी वैल्यूज उसके अंदर दे देती हूँ, राइट। राइट, मैंने इतनी वैल्यूज दी है। नाउ अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन रिसेट बटन। सी, जैसे ही मैंने रिसेट बटन पे क्लिक किया, मैंने जो वैल्यूज एंटर की थी अब वो निकल गई है, दैट इज हमारा नेम का टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स और जो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो गए हैं। और दूसरा, ये जो रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर का जो वैलिडेशन हमने रखा था वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बिकॉज हमने रिसेट बटन की कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को हमने फॉल्स सेट किया है। लेकिन अब मैं अगर सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी सो ऑब्वियसली वो वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होंगे। सी, ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के जो वैलिडेशंस, मुझे वो वैलिडेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट इज बिकॉज कि हमने क्या किया,
सबमिट बटन पे कॉजेस वैलिडेशन प्रॉपर्टी को हमने फॉल्स सेट नहीं किया है और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, लेकिन रिसेट बटन की कॉजेस वैलिडेशन प्रॉपर्टी को हमने फॉल्स सेट कर दिया है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको थियोरी वाइज, दैट इज एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, सो जो भी सारी फंक्शनैलिटीज हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे करनी थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। नाउ व्हाट, अब क्या करना है? एक बार अगर यूजर रजिस्ट्रेशन कर देता है सो ऑब्वियसली उसका सेकंड टास्क कौन सा होगा? लॉगिन करने का टास्क होगा। जब भी यूजर लॉगिन करता है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द यूजर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द यूजर, उसको पेजेस मिलते हैं। आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को एक्सेस करते हो तो आपको जो पेजेस मिलते हैं, दैट those pages are different than the pages that are seen by the faculties. अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को एक्सेस करेंगे एज अ फैकल्टी तो हमें अलग पेजेस मिलेंगे, और आप एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का यूज करते हो तो आपको डिफरेंट पेजेस मिलते हैं। इट इज बिकॉज कि जो भी यूजर टाइप है, यूजर की कैटेगरी है, वो डिफरेंट है, एंड ऑब्वियसली वेबसाइट के अंदर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द यूजर उसको अपना होम एरिया दिखाई देना चाहिए। नाउ व्हाट इज होम एरिया? होम एरिया मीन्स लॉगिन करने के बाद उसको जितने भी पेजेस मिलते हैं, उसको जो इंटरफेस मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज होम एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर टाइप, राइट? सो हमने कितने यूजर टाइप लिए हैं? एडमिन, फैकल्टी और स्टूडेंट। इट मीन्स हमें ये तीन यूजर के लिए डिफरेंट होम एरिया डिजाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज तीन यूजर की जो भी फंक्शनैलिटीज होगी वो डिफरेंट होगी। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम डेवलप करते हो तो उसके अंदर कस्टमर होगा, ऑपरेटर होगा, एडमिन होगा, सो उसके हिसाब से आपको होम एरिया और उसके पेजेस डिजाइन करने पड़ेंगे, right? So what we will do? Obviously, first of all, we will start with student user type, right? Student user type से हम start करते हैं, and within that हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ये जो गेस्ट यूजर के पेजेस डिजाइन किए थे, तब हमने पहले कौन सा पेज डिजाइन किया था? ऑब्वियसली हमने मास्टर पेज डिजाइन किया था, राइट? मास्टर पेज क्यों डिजाइन किया था? बिकॉज मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंट लेआउट चाहिए था, कंसिस्टेंट लुक चाहिए था, यूनिफॉर्म लुक चाहिए था, इसलिए मैंने ये गेस्ट पेजेस डिजाइन करने स्टार्ट किए। उससे पहले मैंने मास्टर पेज डिजाइन किया था, एंड फ्रॉम दैट मास्टर पेज मैंने दूसरे सारे पेजेस डिजाइन किए थे। और आपने खुद देखा कि अगर हम मास्टर पेज के ऊपर से हम डिजाइनिंग करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं, तो हमें डिजाइनिंग एक ही बार करना पड़ता है। और सेकंड थिंग, अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिजाइनिंग में, तो एक जगह पे अगर हम चेंजेस करेंगे तो बाकी सारे पेजेस के ऊपर वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको सारे पेजेस के ऊपर अलग अलग वो डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मास्टर पेज। हमने गेस्ट यूजर के लिए एक मास्टर पेज डिजाइन किया और उसके ऊपर से इंडेक्स पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, फीडबैक पेज, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज, ये सारे पेजेस हमने मास्टर पेज पे से डिजाइन किए। अब हमें क्या करना है? हमें स्टूडेंट का होम एरिया डेवलप करना है। मतलब अगर स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसे कौन से पेजेस दिखाई देने चाहिए, सो वो मुझे डिजाइन करने हैं। तो सो ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट के लिए भी एक कंसिस्टेंट लेआउट डेवलप करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए डिफरेंट मास्टर पेज क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स अगर मुझे स्टूडेंट का होम एरिया क्रिएट करना है तो पहला पेज में कौन सा क्रिएट करूंगी? स्टूडेंट का मास्टर पेज में क्रिएट करूंगी, बिकॉज गेस्ट यूजर्स के लिए हमने जो लिंक रखी है और स्टूडेंट्स के लिए जो लिंक आएगी वो दोनों डिफरेंट होगी। सो ऑब्वियसली हमें डिजाइनिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी, सो हमें अलग से एक मास्टर पेज फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर डिजाइनिंग द मास्टर पेज हम उसके ऊपर से स्टूडेंट होम एरिया के जो भी पेजेस है वो हम क्रिएट कर देंगे, राइट? सो इफ आई वांट टू क्रिएट द मास्टर पेज फॉर स्टूडेंट होम एरिया, अगेन द सेम प्रोसीजर, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मैं वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करूंगी,
एड न्यू आइटम ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। ऑब्वियसली एड न्यू आइटम ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगी तो मुझे बहुत सारी आइटम्स का लिस्ट मिलेगा। फ्रॉम दैट लिस्ट आई विल सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन दैट इज मास्टर पेज। अगेन आई repeat, from this list I will select second option that is master page. अब मैं ये master page का name change करती हूँ। I will write it as student master page dot master. Again I repeat, मैंने master page का name दिया है student master page dot master and after that I am clicking on add button. Right? जैसे ही मैंने add button के ऊपर क्लिक किया, master page create हुआ और मास्टर पेज के ऊपर एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे मुझे कंटेंट प्लेस होल्डर का कंट्रोल मिलेगा। लेकिन ये कंटेंट प्लेस होल्डर का कंट्रोल मुझे कौन सी जगह पे चाहिए? जहां पे मुझे अपने वेबसाइट के डायनामिक कंटेंट्स रखने हैं, मुझे पेज के डायनामिक कंटेंट्स रखने हैं। और ऑब्वियसली अभी तक मैंने डिजाइनिंग ही नहीं किया है तो कंटेंट भी नहीं आएंगे। सो मैं सोर्स व्यू में जाऊंगी। सोर्स व्यू में जाके मैं ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल अभी डिलीट कर देती हूँ। सो नाउ व्हाट आई विल हैव? आई विल हैव div टैग विद इन द फॉर्म टैग, राइट? ओके, सो हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज यहाँ पे हम टेबल्स रखेंगे। एज वी नो कि अगर हमें अच्छी तरह से डिजाइनिंग करनी है तो हमें नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो विद इन div टैग मैंने कर्सर प्लेस किया है। टेबल मेनू में मैं जाऊंगी। टेबल मेनू में आई विल सिलेक्ट इंसर्ट टेबल और यहाँ पे मैं 3 रोज 1 कॉलम का टेबल क्रिएट करूंगी। अगेन आई रिपीट, ये फर्स्ट टेबल है जो मैं ऐड कर रही हूँ और वो मैं 3 रोज 1 कॉलम का मैं टेबल क्रिएट करूंगी। फर्स्ट रो विल बी कंसिडर्ड एज हेडर। सेकेंड रो में मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिंक दूंगी और राइट हैंड साइड पे कंटेंट आएंगे एंड थर्ड रो विल बी कंसिडर्ड एज अ फुटर, राइट? अब मुझे उसकी बॉर्डर देनी है। सो बॉर्डर को मैंने साइज को 2 सेट कर दिया। कलर मैं सेट कर देती हूँ, लेट्स टेक इट एज दिस पर्पल कलर, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, राइट? सो मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया, टेबल की आउटर बॉर्डर आ गई और उसके साथ मुझे 3 रोज यहाँ पे मिल रही है एंड ऑब्वियसली इट विल बी 1 कॉलम। ओके, अब मुझे क्या करना है? पहले तो जैसे मैं हमने वो मेन मास्टर पेज के ऊपर टेबल की विड्थ सेट की थी वो हम करेंगे। सो तब हमने प्रॉपर्टी विंडो में से किया था, अब हम करेंगे सोर्स में जाके, राइट? सोर्स में हम जाएंगे। सोर्स में यहाँ पे अगर टेबल में आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक CSS का क्लास क्रिएट हुआ है दैट इज style1 और उसने बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ क्या ले ली है? 100%। 100% मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी स्क्रीन की जो साइज होगी वो साइज टेबल की बन जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे मेरी जो भी वेबसाइट है वो मुझे स्क्रीन के मिडल में डिस्प्ले करनी है और तब हमने मेन मास्टर पेज के ऊपर टेबल की विड्थ सेट की थी 1000 पिक्सल्स। सो यहाँ पे भी हम 1000 पिक्सल्स उसकी विड्थ सेट कर देंगे, राइट? सो मैंने यहाँ पे विड्थ में 100% को निकाल के मैंने क्या लिख दिया? 1000 पिक्सल्स। अब मैं उसको सेव करती हूँ। डिजाइन में जाते हैं। आप डिजाइन में देखोगे तो ये टेबल बन गया 1000 पिक्सल्स का, राइट? नाउ अनदर थिंग, आपको याद होगा कि हमने टेबल की अलाइन प्रॉपर्टी सेट की थी सेंटर। अगेन आई रिपीट, हमने टेबल की अलाइन प्रॉपर्टी सेट की थी सेंटर। सो मैंने सोर्स में जाके टेबल को सिलेक्ट किया। आप प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे, प्रॉपर्टी विंडो में यू विल एबल टू सी प्रॉपर्टी अलाइन और उसको मैं सेट करूंगी सेंटर, राइट? सो देयर इज 2 डिफरेंट थिंग। आप डिजाइन में से भी टेबल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और सोर्स में जाके वो पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। बिकॉज हमने देखा था कि अगर आप डिजाइन में कुछ सिलेक्ट करते हो तो सोर्स में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है और अगर आप सोर्स में सिलेक्ट करते हो तो डिजाइन में वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मीन्स इट इज वन एंड द सेम। आपको जो भी प्रॉपर्टी चेंजेस करनी है, जो भी कंट्रोल या फिर टैग की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, व्हाट यू नीड टू डू, आइदर यू कैन सिलेक्ट दोज कंट्रोल्स और टैग्स फ्रॉम द सोर्स व्यू और फ्रॉम डिजाइन व्यू। प्रॉपर्टी विंडो में जाना है और आपको जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है आप सेट कर सकते हो।
राइट। सो हमने यहाँ पे अलाइन सेंटर सेट कर दिया। नाउ व्हाट, ऑब्वियसली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एक अलग से फिर से टेबल रखेंगे, राइट, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं करना है कि अगर मैं सेकंड रो में कोई चेंजेस करती हूँ तो उसकी इफेक्ट मुझे फर्स्ट रो में मिलती है, बिकॉज टेबल के अंदर अगर आप एक ही टेबल रखोगे तो क्या होगा, अगर आप दूसरी कोई रो की कोई भी कॉलम के अंदर चेंजेस करोगे उसकी हाइट विड्थ उसकी इफेक्ट आपको दूसरी रोज में दिखाई देगी, और मुझे ऐसा नहीं करना है। So obviously again I will use the concept of nested table, और nested table का concept यूज करके मैं फर्स्ट रो में 1 रो 1 कॉलम का टेबल रखूंगी, सेकेंड रो में 1 रो 2 कॉलम्स का टेबल रखूंगी, और थर्ड रो में अगेन आई विल प्लेस द टेबल ऑफ 1 रो 1 कॉलम। अगेन आई रिपीट, नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट रो में आई विल प्लेस द टेबल ऑफ 1 रो 1 कॉलम, सेकेंड रो में आई विल प्लेस द टेबल ऑफ 1 रो 2 कॉलम्स, और थर्ड रो में आई विल प्लेस द टेबल ऑफ 1 रो 1 कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रो में मैंने कर्सर रखा, टेबल मेनू में मैं गई, इंसर्ट टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, आई विल राइट रोज एज 1 एंड कॉलम एज 1, राइट। अगेन उसकी बॉर्डर में मैं सेट कर देती हूँ, उसकी साइज मैंने ली 1, कलर मैंने सेट कर दिया ग्रीन, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गया। नाउ आई विल मूव ऑन टू second row. Within that again I will open table menu, I will select insert table, rows I will give it as 1 and column I will take it as 2। again border की मैं size consider करती हूँ 1, उसका color मैं ले लेती हूँ blue and I will click on OK। so यहाँ पे ये 1 row 2 column का table add हो गया। now I will click within third row, थर्ड रो को मैंने मतलब उसके अंदर मैंने कर्सर प्लेस किया, टेबल मेनू में मैं गई, इंसर्ट टेबल को सिलेक्ट किया, अगेन आई विल टेक इट एज 1 रो 1 कॉलम, बॉर्डर की साइज 1 सेट की, कलर आई हैव सेट इट एज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट मरून एंड क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे ये जो 3 रोज थी अब उसके अंदर हमने नेस्टेड टेबल प्लेस कर दिए। Now as I have already told that first row I will consider it as a header। So अगर मुझे header बनाना है तो फर्स्ट जो मेन मास्टर पेज था उसके ऊपर हमने इमेज रखी थी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट होम एरिया, राइट। अब उसको हम फॉर्मेट करते हैं, ये कॉलम ये जो टीडी है उसको मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में मैं गई, प्रॉपर्टी विंडो में अलाइन प्रॉपर्टी आई एम सेटिंग एज सेंटर, राइट। आई एम टेकिंग बैकग्राउंड कलर एज, हम कोई लाइट कलर सिलेक्ट कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल येलो, मैंने येलो कलर लिया, लाइट कलर। अब मुझे ये फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, सो मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया, उसके इलिप्सिस को मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने इलिप्सिस को क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आया, फॉन्ट फैमिली में से हम एक फॉन्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज MS sans serif, मैंने ये फॉन्ट लिए, फॉन्ट साइज में लार्ज कर देती हूँ, बड़े फॉन्ट मैंने ले लिए, बोल्ड ले लेती हूँ, राइट। स्टाइल हम रहने देते हैं, कलर हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट सम डार्क कलर, let's take it this one and I will click on OK, again OK, राइट। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया ये जो हमारा टीडी था वो फॉर्मेट हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, आप फॉन्ट देखोगे फॉन्ट भी बड़े हो गए, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गई, फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। अगर आपको स्टिल इसको बड़े करने हैं फॉन्ट तो आप वहां पे फिर से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, राइट। अभी मैं इतने ही रहने देती हूँ, राइट। अब ये जो फूटर है ऑब्वियसली उसके अंदर हमें क्या करना है, कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन देनी है या फिर अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। मैंने जो लास्ट रो थी उसके अंदर मैंने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अगेन आई विल सेट अलाइन प्रॉपर्टी एज सेंटर, उसका बीजी कलर दैट इज बैकग्राउंड कलर मैं फिर से यही येलो कलर ले लेती हूँ, मतलब अच्छी तरह से कंसिस्टेंट लुक आएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आपको उसकी स्टाइल सेट करनी है तो आप स्टाइल भी सेट कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली जैसे हमने वहां पे लिया था MS sans serif वही मैं ले लेती हूँ यहाँ पे भी,
मैंने वो सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज में थोड़ी छोटी रखती हूँ, मीडियम ले लेते हैं, वेट बोल्ड कर देते हैं, color we will take it as for example dark color blue and I will click on OK। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, कर्सर तो थर्ड रो में ही है, सोर्स में जाके मैं यहाँ पे कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सो फॉर कॉपीराइट आपको पता है हमने मेन मास्टर पेज पे ऑलरेडी यूज किया था, दैट इज एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन से हमें क्या मिलेगा, सी के ऊपर वो जो सर्कल है कॉपीराइट का सिंबल वो मिलेगा। आई विल राइट कॉपीराइट रिजर्व्ड, कॉपीराइट्स रिजर्व्ड, किसके ऊपर रिजर्व्ड है ये कॉपीराइट, इट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट। और उसके साथ साथ अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट होम एरिया, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। लेट्स गो टू डिजाइन, सी यहाँ पे चेंजेस आ गए, राइट। आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा फुटर भी क्रिएट हो गया। नाउ सेकेंड रो में मैंने टेबल रखा है, दैट इज 1 रो 2 कॉलम्स। लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम में मुझे रखनी है लिंक्स और राइट हैंड साइड पे मुझे रखना है कंटेंट प्लेस होल्डर, बिकॉज जब भी मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि राइट हैंड साइड की कॉलम में मुझे कंटेंट चाहिए, सो जहां पे मुझे कंटेंट चाहिए वहां पे मुझे कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बट बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम है उसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं, वरना वो विड्थ इंक्रीज डिक्रीज अपने आप होती रहेगी। सो मैंने ये सेकंड रो में ये जो टेबल है उसका टीडी मैंने सिलेक्ट किया, दैट इज फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने कर्सर रखा। प्रॉपर्टी विंडो में मैं गई, प्रॉपर्टी विंडो में मैं उसकी विड्थ सेट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल्स, राइट। मतलब अब उसकी विड्थ फिक्स हो गई, दैट इज 200 पिक्सल्स, ऑल राइट। और उसके बाद ये जो कॉलम है दैट इज सेकंड रो में जो सेकंड कॉलम है वहां पे हम टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में से वी विल प्लेस कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट। ये हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल यहाँ पे आ गया, दिस इज ओवर हियर, राइट। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लिंक प्लेस करनी है, लेकिन लिंक्स प्लेस करने से पहले हमारे पास वो पेजेस होने चाहिए जिसके साथ हम ये लिंक्स को कनेक्ट कर पाए। लेकिन अभी तक हमने स्टूडेंट होम एरिया के कोई भी पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, बिकॉज हम क्या करेंगे, ये पहले मास्टर पेज क्रिएट किया, राइट। सो अब हम क्या, ये मास्टर पेज के ऊपर से स्टूडेंट एरिया में चाहिए, उसके बाद वो पेजेस को हम लिंक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। और आपको पता है कि जैसे ही आप मास्टर पेज के अंदर चेंजेस करोगे आपको वो चेंजेस बाकी सारे पेजेस के ऊपर भी दिखाई देंगे, राइट। सो ये जो स्टूडेंट मास्टर पेज है उसके ऊपर से अब हम दूसरे पेजेस क्रिएट करेंगे। सो पेजेस क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एड न्यू आइटम। एड न्यू आइटम करने के बाद आई विल सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म, और मुझे पहला पेज क्रिएट करना है दैट इज स्टूडेंट होम डॉट ASPX। मुझे पहला पेज क्रिएट करना है दैट इज स्टूडेंट होम डॉट ASPX। लेकिन मुझे ये स्टूडेंट होम डॉट ASPX कौन से मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट करना है, स्टूडेंट मास्टर पेज जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। अगर मुझे ऐसा करना है तो आपको पता है कि आपको ये जो सेकंड चेक बॉक्स है दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, उसको चेक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो अनचेक था, मैंने उसको चेक किया। चेक करने के बाद जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगी, मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर मैंने जितने भी मास्टर पेजेस क्रिएट किए हैं उसका लिस्ट मिलेगा। अभी हमारे वेबसाइट के अंदर 2 मास्टर पेजेस है, दैट इज मास्टर पेज डॉट मास्टर जो मेन मास्टर पेज है गेस्ट यूजर का, एंड द सेकेंड मास्टर पेज इज स्टूडेंट मास्टर पेज जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। सो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट होम एरिया हम डिजाइन कर रहे हैं, सो हम कौन सा मास्टर पेज सिलेक्ट करेंगे, that is student master page and I will click on OK button, right। जैसे ही मैंने OK बटन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ये student home डॉट ASPX पेज क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं अगर डिजाइन के ऊपर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो वो मुझे रेड कलर का क्रॉस मार्क दे रहा है। और
अगर मैं कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को सिलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग दिस इज स्टूडेंट होम एरिया, राइट. सो मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, राइट. सो दिस इज अवर फर्स्ट पेज विद क्रिएट करते हैं स्टूडेंट होम एरिया. अगेन द सेम प्रोसीजर, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, आइटम के बाद विल सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म, एंड द सेकंड पेज दैट आई वांट टू क्रिएट इज, let's take it as upload photo, right. upload upload photo means student अपना पिक अपलोड कर सकता है. ऑलराइट, upload photo.aspx मैंने पेज का नेम दिया. अब आप देख सकते हो हमने एक बार सिलेक्ट मास्टर पेज ऑप्शन को चेक किया है. अब मैं ये सेकंड पेज क्रिएट कर रही हूँ, सो वो अपने आप मुझे चेक मिल रहा है, राइट. सो हम उसको चेक ही रहने देते हैं एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन. जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, अगेन मुझे मास्टर पेजेस के लिस्ट मिले. मैं स्टूडेंट मास्टर पेज को सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, अगेन ये मास्टर पेज ये अपलोड फोटो का पेज डिजाइन होके हमें मिल गया, क्रिएट होके हमें मिल गया. नाउ थर्ड पेज में ऐड करती हूँ. अगेन द सेम प्रोसीजर, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, एड न्यू आइटम. एड न्यू आइटम में से आइटम की लिस्ट में से आई विल सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म, और मुझे अब पेज क्रिएट करना है दैट इज लिस्ट ऑफ कोर्सेज. मैंने पेज का नेम दिया लिस्ट ऑफ कोर्सेज डॉट ASPX. उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट मास्टर पेज का चेकबॉक्स चेक है. आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन. जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मास्टर पेजेस है, स्टूडेंट मास्टर पेज मैंने सिलेक्ट किया एंड आई हैव क्लिक ऑन ओके बटन. अगेन जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, ये पेज क्रिएट हो गया. And the last page that I want to add within this student home area is subjects.aspx. So solution explorer में मैंने वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक किया, add new item, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वेब फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया. पेज का नेम मैं देती हूँ subjects.aspx. ये चेकबॉक्स यहाँ पे चेक है दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज. एड बटन पे मैंने क्लिक किया. मास्टर पेज के लिस्ट में से आई विल सिलेक्ट स्टूडेंट मास्टर पेज एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन. अगेन सब्जेक्ट्स पेज इज क्रिएटेड, राइट. सो हमने स्टूडेंट होम एरिया के अंदर 4 पेजेस क्रिएट किए दैट इज स्टूडेंट होम पेज, अपलोड फोटो, लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड subjects.aspx, राइट. मैंने इतने पेजेस क्रिएट किए. अब हम ये पेजेस को स्टूडेंट मास्टर पेज के ऊपर यहाँ पे हम जो भी लिंक्स रखेंगे उसके साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे. सो अभी मैं ये जो बाकी सारे पेजेस हमने क्रिएट किए हैं उसको मैं क्लोज करती हूँ. ऑलराइट, मैंने ये जो सेकंड रो है उसकी फर्स्ट कॉलम में मैंने कर्सर रखा. विद इन दैट फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करती हूँ दैट इज लेट्स सिलेक्ट द कंट्रोल दैट इज लिंक बटन. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हम अलग तरह से पेजेस के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे. जो मेन मास्टर पेज था उसके अंदर उसके ऊपर हमने ट्री व्यू कंट्रोल का यूज करके नेविगेशन प्रोवाइड किया था. लेकिन तभी भी मैंने बताया था कि ASP.NET के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स है जिसका यूज करके आप नेविगेशन प्रोवाइड कर सकते हो. सो यहाँ पे हम अलग अलग कंट्रोल्स का यूज करेंगे और नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे. So first control that I will use for navigation is link button. As the name says, वो लिंक की तरह डिस्प्ले होगा लेकिन वो एक्ट बटन की तरह करेगा. Again I repeat, control is link button. वो लिंक की तरह डिस्प्ले होगा लेकिन वो एक्ट बटन की तरह करेगा, राइट. सो प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं. आईडी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं. लेट्स टेक इट्स आईडी प्रॉपर्टी एज LBTN लॉगआउट, राइट. उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की LBTN लॉगआउट और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं ऑब्वियसली लॉगआउट. ऑलराइट, अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कहाँ पे नेविगेट करेगा. आप नॉर्मली जब भी आप लॉगआउट पे क्लिक करते हो, आपका ईमेल अकाउंट है, आप लॉगआउट पे क्लिक करते हो, साइन आउट पे क्लिक करते हो, तो वो आपको फिर से इंडेक्स पेज या फिर लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा. अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये स्टूडेंट होम एरिया के अंदर लॉगआउट के ऊपर अगर स्टूडेंट क्लिक करता है तो आपको इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है या फिर
लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है। लेट्स डू वन थिंग, अभी हम इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट करवाते हैं। सो हम इसके साथ लिंक कैसे सेट करेंगे? एज आई हैव टोल्ड कि ये दिखाई देता है लिंक की तरह, लेकिन ये बटन की तरह एक्ट करेगा। सो ऑब्वियसली मेरे पास इसकी क्लिक इवेंट है। सो व्हाट आई विल डू, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी, राइट? जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, इसकी क्लिक इवेंट ओपन हुई, राइट? और अगर ये क्लिक इवेंट है तो हम उसके ऊपर कोड लिख सकते हैं फॉर रीडायरेक्शन, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, and within that I will write within parenthesis double quotation index.aspx, right? index.aspx. तो वो मुझे क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूंगी, index.asp response.read within parenthesis double quotation we have specified the page, that is index.aspx. all right, now second option, अब मुझे दूसरी लिंक्स प्रोवाइड करनी है। For that purpose, I will use image button control. Again, I repeat, दूसरी लिंक क्रिएट करने के लिए I will use image button control. Again, as the name says, वो दिखाई देगा इमेज की तरह, but it will act as a button control. So obviously हम पहले ये इमेज बटन की हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, राइट? इमेज बटन की हाइट हम सेट करेंगे, लेट्स टेक इट एज 20, राइट? और उसकी विड्थ सेट करते हैं, लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जाम्पल 50 थोड़ी कम लगती है, लेट्स टेक इट एज 70, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने ये इमेज बटन की हाइट सेट की 20 और विड्थ सेट कर दी 70. नाउ एज यू आर एबल टू सी, इट इज इमेज बटन, मतलब हम इसके ऊपर इमेज रख सकते हैं। और ये बटन के ऊपर अगर हमें इमेज रखनी है, देन आई विल यूज इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी। और इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम इलिप्सिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इलिप्सिस बटन के अंदर हमारे पास ये इमेजेस का फोल्डर है, और वो इमेजेस के फोल्डर में से मैं कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर देती हूँ। अभी मैंने सिलेक्ट की है hotel3.jpg और मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, यू आर एबल टू सी यहाँ पे वो इमेज आ गई है, बट इट विल एक्ट एज अ बटन। अगेन आई रिपीट, अगर आपको इमेज बटन के ऊपर इमेज सेट करनी है तो आपको वो बटन की इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के इलिप्सिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अगर आपका इमेजेस का फोल्डर है वो लिस्ट आउट होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इमेजेस दिखाई देगी। उसमें से आपको एक इमेज सिलेक्ट करनी है और ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है, राइट? नाउ ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर भी मुझे नेविगेशन प्रोवाइड करना है। सो व्हाट आई विल यूज, ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड, इट विल एक्ट एज अ बटन। सो मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक करूंगी तो मुझे क्लिक इवेंट मिलेगी। बट बिफोर दैट हम इसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। मैंने इमेज बटन को सिलेक्ट किया, आईडी प्रॉपर्टी में आई विल राइट फॉर एग्जांपल IBTN, एंड मुझे ये बटन को नेविगेट करना है होम पेज के ऊपर, दैट इज स्टूडेंट होम जो हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर। सो आई विल राइट IBTN होम, राइट? सो मैंने आईडी सेट की IBTN होम। अब मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, मुझे उसकी क्लिक इवेंट मिली, बिकॉज एज इट इज अ बटन। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, एंड विद इन दैट आई एम राइटिंग स्टूडेंट होम डॉट ASPX। अगेन आई रिपीट, मैंने स्टूडेंट होम डॉट ASPX का पेज क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में आई नीड टू गिव द नेम ऑफ द पेज विथ एक्सटेंशन। So I have specified student home dot ASPX। मतलब अब मैं जब भी ये इमेज बटन के ऊपर डबल मीन्स क्लिक करूंगी तो वो मुझे स्टूडेंट होम पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देगा। नाउ आफ्टर दैट मुझे दूसरे पेजेस कनेक्ट करने हैं। फॉर दैट आई विल यूज हाइपरलिंक कंट्रोल, राइट? इट इज ओवर हियर, आई विल यूज हाइपरलिंक कंट्रोल। सो दिस इज हाइपरलिंक कंट्रोल। पहले हम उसके अंदर टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे आई वांट टू कनेक्ट फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कोर्सेज पेज। सो आई विल स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ कोर्सेज विद इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? सो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हाइपरलिंक के अंदर लिस्ट ऑफ कोर्सेज लिखा हुआ आ गया। नाउ एज इट इज अ हाइपरलिंक, ये बटन नहीं है,
ये हाइपरलिंक है तो मुझे उसके ऊपर कोई भी इवेंट नहीं मिलेगी। बटन होता तो मुझे क्लिक इवेंट मिलती, लेकिन ये हाइपरलिंक है तो मुझे यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं मिलेगी। नाउ अगर मुझे नेविगेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हाइपरलिंक जो कंट्रोल है उसकी नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, हाइपरलिंक कंट्रोल की नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना पड़ेगा। नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी को मैंने सिलेक्ट किया, उसके इलिप्स बटन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इलिप्स बटन पे क्लिक किया मुझे सारे पेजेस मिले जो मैंने वेबसाइट के अंदर क्रिएट किए हैं। उसमें से आई विल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कोर्सेज डॉट ASPX एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। देखिए जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, पहले ये हाइपरलिंक के फॉर्म में नहीं था, वो ब्लैक कलर का था और उसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी सेट की, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू एक्चुअल हाइपरलिंक, राइट। अगर आप हाइपरलिंक कंट्रोल का यूज करते हो देन यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज नेविगेट यूआरएल, जिसके अंदर आप पेज सेट कर पाओगे जिसके ऊपर आपको नेविगेट करवाना है। आफ्टर दैट मुझे फिर से दूसरा पेज अटैच करना है, दैट इज सब्जेक्ट्स। अगेन मैं हाइपरलिंक कंट्रोल को लेती हूँ। हाइपरलिंक कंट्रोल को लेने के बाद प्रॉपर्टी विंडो में जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई एम सेटिंग एज सब्जेक्ट्स, राइट। एंड आफ्टर दैट उसकी नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी मैं ओपन करती हूँ और उसमें से मैं subjects.aspx पेज को सिलेक्ट करती हूँ और ओके बटन पे क्लिक करती हूँ। मतलब ये हाइपरलिंक के साथ हमारा सब्जेक्ट्स पेज अटैच हो गया। नेक्स्ट थर्ड हाइपरलिंक में प्लेस करती हूँ। उसके बाद अगेन आई विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टी विंडो। टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज अपलोड पिक। मैंने टेक्स्ट में ऐसा लिखा, दैट इज अपलोड पिक। और नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में हमारा जो पेज है दैट इज अपलोड फोटो डॉट ASPX, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और ओके बटन पे क्लिक करती हूँ, राइट। सो हमने स्टूडेंट होम एरिया के जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं अब हमने नेविगेशन के अंदर हमने कनेक्ट कर दिए। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं कि हमने जो दूसरे सारे पेजेस क्रिएट किए हैं उसके ऊपर ये चेंजेस आया कि नहीं। बट बिफोर दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे सो आपका कंटेंट प्लेस होल्डर मिडल में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए, टॉप पे चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कॉलम है उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी कॉलम है इट इज ओवर हियर, राइट। ये हमारी कॉलम है। सोर्स में जाके मैंने TD को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसकी वी अलाइन प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे टॉप। अब हमने ये मेन मास्टर पेज पे भी किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने वो कॉलम का TD सिलेक्ट किया जिसके अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल है। वो कॉलम का TD मैंने सोर्स में जाके सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में जाके वी अलाइन प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया टॉप। अब अगर आप डिजाइन में देखोगे सो हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर हमें यहाँ पे टॉप में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, हमने जो ये विड्थ सेट की है वो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, मैं उसको डिक्रीज कर देती हूँ। लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल 120 px, एंटर। व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सेट, 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, सोर्स में जाके देखते हैं कि कहाँ पे चेंजेस हुआ। ओके, TD के अंदर स्टाइल है सो उसने स्टाइल ले ली है इसलिए वो चेंजेस नहीं करने देता है। हम एक काम करते हैं, ये स्टाइल में जाते हैं और वहां पे चेंजेस कर देते हैं, राइट। दो हमने विड्थ प्रॉपर्टी सेट की है फिर भी हमें वो दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज ये स्टाइल 4 में देखिए विड्थ कितनी दी है, 357 पिक्सल्स, राइट। सो हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 120 पिक्सल्स, राइट। अब अगर आप डिजाइन में जाके देखोगे तो देखिए उसकी विड्थ कम हो गई। ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर TD में, राइट, आपको चेक करना है अगर TD में CSS का क्लास और विड्थ आपको दोनों दिखाई देते हैं फिर भी आपको वो चेंजेस डिजाइन में दिखाई नहीं देंगे बिकॉज वो फर्स्ट प्रायोरिटी ये CSS क्लास को देगा।
फिर आपको क्या करना है, CSS क्लास में जाके चेक करना है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेट की है। अगर उसके अंदर विड्थ प्रॉपर्टी सेट की हुई है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। आपने जो विड्थ प्रॉपर्टी एक्चुअल TD में लिखी है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग हो गया, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मास्टर पेज को सेव करते हैं। हमारे चेंजेस सेव करने के बाद हम दूसरे सारे पेजेस हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लिस्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज के ऊपर लिंक्स भी आ गई। दूसरा पेज है हमारा सब्जेक्ट्स, वो भी यहाँ पे आ गया, राइट। आफ्टर दैट हमारा पेज है आई थिंक अपलोड फोटो, वो भी यहाँ पे आ गया, राइट। एंड द फोर्थ पेज विच वी हैव क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट होम एरिया इज स्टूडेंट होम पेज, राइट। सो वो भी यहाँ पे आ गया जिसके अंदर हमने लिखा था दिस इज स्टूडेंट होम एरिया, राइट। सो जो भी पेजेस हमने क्रिएट किए वो सारे पेजेस नेविगेशन के अंदर हमने सेट कर दिए विद इन मास्टर पेज, और उसकी इफेक्ट हमें हमारे नॉर्मल पेजेस के ऊपर भी दिखाई दे रही है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, ये जो थोड़ी डिजाइनिंग है, ये जो बीच की जो कॉलम है उसकी हाइट सेट कर देते हैं बिकॉज वो बहुत मीन्स स्मॉल दिखाई दे रही है, राइट। सो क्या करते हैं, हम ये जो टेबल है दैट इज डिजाइन में जाके देखते हैं वो टेबल कौन सा है, बिकॉज हमने नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट यूज किया है। इट इज ओवर हियर, स्प्लिट यूज करते हैं सो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से टेबल को सिलेक्ट किया है। ये कौन सा टेबल सिलेक्ट हुआ, ये तो फुटर का टेबल सिलेक्ट हुआ। उसके ऊपर का टेबल हम ले लेते हैं, दैट इज ओवर हियर, राइट। फॉन्ट बड़े हैं सो मुझे नेविगेट करना पड़ेगा, या इट इज ओवर हियर, राइट। सो अगर आप देखोगे ये स्प्लिट के अंदर हमने एक टेबल टैग सिलेक्ट किया है, और वो टेबल टैग सिलेक्ट करने के बाद ये जो सेकेंड रो में जो हमने टेबल प्लेस किया था वो सिलेक्ट हो गया है। सो लेट्स डू वन थिंग, प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे। प्रॉपर्टी विंडो में आई एम नॉट एबल टू गेट द हाइट प्रॉपर्टी, सो हम एक काम करते हैं, TD की हाइट सेट कर देते हैं। सो इंडिविजुअल TD सिलेक्ट करते हैं। मैंने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कर्सर रखा, प्रॉपर्टी विंडो में TD आया, उसकी हाइट में ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल 350, राइट। सो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। एंड आफ्टर दैट उसके बाजू वाली कॉलम है उसका TD मैं सिलेक्ट करूंगी, राइट। ये बाजू वाली कॉलम के अंदर मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे TD सिलेक्ट करना है, सो TD I will get it over here. See, it is over here. Again उसकी मैं हाइट सेट कर देती हूँ 350, राइट। दोनों की हाइट मैंने आई थिंक 350 सेट कर दी। अब अगर आप डिजाइन में जाके देखोगे तो वो अच्छी तरह से डिजाइन दिख रही है, लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम, जो पहली कॉलम है उसकी वी अलाइन प्रॉपर्टी हमने टॉप सेट नहीं की है, दैट्स वाई जो वो लिंक्स है वो मिडल में आ रही है। लेट्स डू वन थिंग, पहली कॉलम के अंदर हम कर्सर प्लेस करते हैं और वी अलाइन प्रॉपर्टी को टॉप सेट कर देते हैं। सी, अब अच्छी तरह से हमारी जो भी लिंक्स है वो टॉप के ऊपर सेट हो गई। अब ये चेंजेस हम दूसरे सारे पेजेस के ऊपर देख लेते हैं। सी, दिस इज स्टूडेंट होम पेज, अपलोड फोटो पेज, सब्जेक्ट्स पेज और लिस्ट ऑफ कोर्सेज पेज। जो भी चेंजेस हमने मास्टर पेज के ऊपर किए वो सारे चेंजेस अब मुझे मेरे दूसरे सारे पेजेस के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट की डिजाइनिंग करने के लिए, and we are able to get a consistent layout because of master page within our student home area. अब हमने क्या किया, आज हमने मास्टर पेज पढ़ा, मतलब मास्टर पेज बनाया स्टूडेंट होम एरिया के लिए, और उसके बाद जो भी मुझे पेजेस की जरूरत थी स्टूडेंट होम एरिया के अंदर वो पेजेस सिर्फ क्रिएट किए हैं। अभी तक मैंने उसके ऊपर इंडिविजुअल पेजेस के ऊपर डिजाइनिंग नहीं की है, लेकिन ये पहले करना क्यों जरूरी था, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी के बाद मुझे लॉगिन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, और अगर मुझे लॉगिन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है तो उससे पहले मुझे वो पर्टिकुलर यूजर के होम एरिया बनाने पड़ेंगे, तभी लॉगिन करने के बाद मैं उन यूजर को पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले
कर सकती हूँ। इसलिए आज हमने पहले स्टूडेंट होम एरिया के पेजेस बनाए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले लॉगिन की फंक्शनैलिटी करेंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी यूजर लॉगिन करे एज अ स्टूडेंट, उसे उस वक्त ये स्टूडेंट होम एरिया दिखाई देना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो पेजेस हमने क्रिएट किए हैं वो पेजेस उन्हें दिखाई देने चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज आज हमने लेक्चर में पढ़ी। Now let's do one thing, as it is 12 o'clock, हम लेक्चर एंड करते हैं।